बिहार की जमीन इस समय राजनीतिक फसल के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। राजनेताओं के द्वारा दिए गए बयान और इस बरस के आखिर में होने वाले चुनाव ने जो बिहार की राजनीति है उसको देश के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आज एक ऐसा ही बयान हरियाणा के सीएम ने दिया जिसके बाद हरियाणा से वाया दिल्ली बिहार तक जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। नायब सिंह सैनी के बयान के बाद बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है और एक बार फिर यह चर्चा चल पड़ी है कि चुनाव के बाद आखिर एनडीए दल का सीएम कौन होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब सम्राट चौधरी बिहार का नेतृत्व करेंगे, वो जब झंडा फहराएंगे, तभी जाकर के जो चीजें हैं वो अलग तरह से देखी जाएंगी। इसके क्या संकेत हैं? नहीं, देखिए, नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता हैं वहां पर। और आप देख लीजिए कि नायब सिंह सैनी जो बीते दिन जो बयान दिया था बिहार के संदर्भ में, वह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है वह कारवां कंटिन्यू बना रहना चाहिए और बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार में नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री हैं और बड़े और कद्दावर, पहले बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो उनके नेतृत्व में इस बार झंडा लहराया जाएगा। तो झंडा लहराने का मामले को आप डिकोड जैसे कर लीजिए, जिस लिहाज में करिए, तो ये वही बात नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। और देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने काम किया है बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जितनी काम उन्होंने की है उसी चीज को देखिए, अब तो आम आवाम तो हर चीज, एक एक चीज को मार्क कर रही है, एक एक चीज को देख रही है। तो नायब सिंह सैनी ने उसी बात को अपने लोगों के बीच में रखा है। तो निश्चित रूप से अब देखिए, जिस तरीके से बात बार बार हो रही है कि एनडीए में कौन चेहरा होगा, बीते दिन आपने बयान भी सुना था कि अमित शाह का क्या बयान आया था। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक होगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद 2025 में क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, यह कहीं से नहीं। लेकिन हालांकि बाद में देखिए डैमेज कंट्रोल और बाद में बात कही जा रही है, कई भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार 2025 के बाद वही रहेंगे। और यह भी कह दिया गया कि 25 के बाद वही। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बात को मानना पड़ेगा, कहीं कुछ आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है। तो यह निश्चित रूप से आप इतनी बात समझ के चलिए कि कुछ संशय है एनडीए में। कुछ दिनों पहले जो पूर्व सांसद हैं बक्सर के और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे अश्विनी चौबे, उनका एक बयान आया कि नीतीश कुमार को जो डिप्टी पीएम है वो बनाया जाए और दिल्ली भेजा जाए। तो ये जो बीजेपी के अलग अलग नेता हैं बीच बीच में बयान दे रहे हैं, क्योंकि सर इसका तो संदेश साफ है ना कि अगर नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी है, मतलब यहां किसी और को सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। उस बयान को कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, अश्विनी चौबे 2 बार से लगातार मंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में और बिहार के वो बड़े और कद्दावर चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। भले उनको इस बार बेटिकट कर दिया गया बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, वह एक अलग विषय है, लेकिन वह नीतीश कैबिनेट में भी मिनिस्टर लगातार कई बार रहे हैं। तो वो अब उनकी बात को तो हल्के में आप नहीं ले सकते। अब जब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए और एनडीए का जो कोर जो होती है उसमें कन्वेनर बना देना, देखिए दोनों बात कर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनडीए का कन्वेनर। ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, अश्विनी चौबे का ये बयान है, यह फुटेज भी है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो संशय है, यही तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए, कोई अमित शाह का बयान कुछ आ जा रहा है, इधर जो है सो नायब सिंह सैनी कुछ कह रहे हैं, तो आप जो है सो अश्विनी चौबे कुछ कह रहे हैं। तो सबको आप अगर यदि एक जगह देखिएगा, उसको डिकोड करिएगा, तो कुछ अलग चीज दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह सब चीज जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ उहापोह की स्थिति है एनडीए के अंदर में। आप इसको इतने आसानी से, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े और कद्दावर नेता बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, बिहार में लगातार एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं कि किसी तरीके से उन लोगों का नारा है कि 2025 में 225। हाँ। तो 225 में आप, और इसी लिहाज में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी मधुबनी आ रहे हैं, मिथिलांचल पर फोकस्ड है कि 2025 में और 225 अगर यदि आपको लेना है
तो 225 के लिए मिथिलांचल को पूरा समेट लेना पड़ेगा, सीमांचल को पूरा समेट लेना पड़ेगा। तो यह तो करना पड़ेगा आपको, मगध को आपको पूरा समेट, तब जाकर के उतना होगा, क्योंकि 243 ही सीट है विधानसभा में। तो ये इतनी बात तो समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से यह जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अब देखने वाली बात है कि सामने वाली आपके जो अलायंस है, जो आपके सामने वो ताल ठोकेगी, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, उसमें क्या वो कौन सी फील्डिंग, कौन सी बैटिंग सजाती है आपके पास, यही देखने वाली बात होगी। इंडिया ब्लॉक में तो सर सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार चीजें चल रही हैं कि कौन कितनी सीटों पर मानेगा। संयोग से यह बरस 2025 से बीजेपी भी कह रही है कि हम 225 सीट लेकर के आएंगे, और इसी बीच जो एनडीए के घटक दल हैं, हम जीतन राम मांझी की, उन्होंने भी पूर्णिया में कह दिया कि हम 25 से 30 पर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी अलग अलग। तो जो एनडीए में सीटों का समीकरण है, ये कैसे साधा जाएगा और कौन कितनी सीट पर मानेगा? नहीं, देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीते दिन पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर बैठक हुई थी राष्ट्रीय कमेटी की। तो उसमें यह जो सबकी राय, जो सबकी अलग अलग राय थी, तो उसमें राय ही छन करके आई कि 25 से 30 सीट पर मजबूती से लड़ना है। तो इतनी डिमांड है उन लोगों की, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, जो एनडीए के घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर हैं, उनको उनकी मांग है 25 से 30 सीट पर। ऐसे तो तैयारी अन्य सीटों पर भी हो रही है, लेकिन 25 से 30 सीट पर मजबूती से लड़ना है और एनडीए की झोली में डाल देना है बिहार में। तो ये लेकिन तब है कि अब तो जो एनडीए की जो चुनाव अभियान समिति है, या जो कोर कमेटी की बैठक होगी चुनाव अभियान समिति की, उसमें तय होगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को की मांग 25 से 30 सीट है या 25 से 35 सीट है, तो उसमें कितनी सीट उनको देनी है। तो अब जो है सो, अब चुनाव अभियान समिति क्या बात करती है एनडीए की, वो उस पर निर्णय होगा कि वो कितनी सीट इनको देती है। लेकिन इन लोगों का मांग तो है, मांग तो इन लोगों का जीतन राम मांझी का है। अब देखिए 25 से 30 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जो है, वह जो है 50 सीट की मांग करती है, और 5 उनके सांसद जीते हुए हैं। तो आप अगर यदि हर विधानसभा में आप, एक लोकसभा में आप जाइएगा तो 5 सीट, 6 सीट है लगभग, तो 6 25 30 हो गया। 5 लोकसभा है तो 30 सीट, तो 30 सीट तो ऐसे उनका है। तो ऐसे 50 सीट का डिमांड है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा तो 50 सीट, मान लीजिए चिराग पासवान की पार्टी को 30 सीट इनको, तो कितना हो गया? तो 80 सीट जब इन्हीं को मिल जाएगा, इन्हीं दोनों को, तो फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या मिलेगा? राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, वह भी बड़ी पार्टी है, उनके पास भी दिग्गज नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उनको आप साइड ट्रैक नहीं कर सकते, उनको भी सम्मानजनक सीट देना पड़ेगा, क्योंकि वह उनका वोट है। वो जब मूव करेंगे तो वोट मूव करता है, इस बात को समझना पड़ेगा, और समाज के सभी वर्ग को लेकर के चलते हैं। तो एक अलग विषय है वो, तो ये देखने वाले। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी क्या करेगी, कितनी सीट पर लड़ेगी? वह क्या 50-60 सीट पर लड़के रह जाएगी? ऐसा नहीं होने जा रहा। और भी एक जान लीजिए, एक नई बात हम बताने जा रहे हैं, एक नई पार्टी की भी एंट्री होने वाली है एनडीए में, तो उसके लिए भी कुछ सीट छोड़ना पड़ेगा। अब समय आएगा तब बताएंगे नाम, उसका नाम मत पूछिएगा, लेकिन वह भी उसके लिए भी कुछ सीट छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर सीट तो 243 ही है, तो उससे बढ़ नहीं सकता है। तो ये जो है सो इस तरीके से जब होगा, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि देखिए, एनडीए की जब चुनाव अभियान समिति की या कोर कमेटी की जब बैठक होगी, उसमें सीट का मसौदा तय कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और निश्चित रूप से वह जो चाहेगी उतना ही सीट सबको लेना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि उन्हें केवल 1 सीट दी गई थी, वो खुद ही चुनाव लड़े थे काराकाट से, हालांकि वो चुनाव हार गए, बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से भेज दिया। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, उन्होंने कभी खुल के तो नहीं कहा कि वो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक सम्मानजनक सीट तो उन्हें भी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो 243 सीटें हैं, उसमें बंटवारा कितना मुश्किल होगा? नहीं देखिए, क्योंकि इतने दल हैं। देखिए, बंटवारा तो जब आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी एनडीए की, तो वह जो है सो उसमें निश्चित रूप से इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। यह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी उसी मन मिजाज के हैं जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, जो जितनी बात समझ में आएगी, जो कोर कमेटी की बैठक होगी, और उसमें वह जो सीट, वह चिन्हित सीट है, वह समझ रहे हैं कि हमको कहां से कहां हमको स्ट्राइक करना है, तो वो कोई समझौता, कोई इशू वहां पर नहीं होगा। अच्छा, हम बिहार के मतदाताओं की बात कर लें। अगर हम देखते हैं तो जो 14% है यादव की आबादी है, मुसलमान की जो इस्लाम की आबादी है लगभग 18% है, ऐसे ही जो दलित मतदाता है वो लगभग 19% है। इस चुनाव में सर ये जो इतने मतदाता अलग अलग वर्ग के हैं, इनको साधने की तमाम दलों की कितनी कोशिश रहेगी? देखिए, वो
आप अगर यदि आप देखिएगा कि दलित जो मतदाता हैं, तो दलित मतदाता निश्चित रूप से चिराग पासवान की ओर देखते हैं। तो वो आपको एक चंक तो वहां दिखाई पड़ेगा आपको, वह जो बात कर रहे हैं आप, तो वो आपको उधर आ जाएगा। कुछ जीतन राम मांझी, तो ये और जो काम एनडीए ने किया है निश्चित रूप से उधर झुकाव है उनका। ईबीसी ओबीसी की बात होगी, वह भी है 63% है और तो वो निश्चित रूप से खुद नरेंद्र मोदी बड़े नेता है। खुद आपको जो है सो उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तमाम दिलीप जायसवाल यहाँ के, और उतने ही नहीं, आप जो है सो आप नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं। तो इन सब को मिला करके यह सब उसको हो जाएगा। अब देखिए इनको अल्पसंख्यक का वोट तो ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में कितना आता है ये सब लोग जानता है। तो ये ठीक है, जो भी काम काज हुआ है, जो भी प्रधानमंत्री या डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, वह तो किसी को जात पात देख के तो करते नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक लाइन है उन लोगों के पास, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जेडीयू साथ में है तो वह जो उनका जो वोट है, आधी आबादी की वोट कही जाती है, पिछड़ा की बात कही जाती है, अल्पसंख्यक भी उनके साथ में रहते हैं। तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक और चिराग पासवान तो हम बता ही रहे हैं, वो भी समाज के चिराग पासवान एक ऐसे तुरुप के का है एनडीए के फोल्ड में, जो कि उनके पास समाज के हर वर्ग का वो पासवान जरूर है, रामविलास पासवान के वो पुत्र हैं, वो है, लेकिन चिराग पासवान के सभी जात, सभी समाज, सभी हर वर्ग को लेकर चलते हैं। आप उनका जो है पार्टी का संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल जो आप स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें समाज के हर वर्ग को देखिए। जिस समाज से है प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने राजू तिवारी को बनाया, तो वो इस लिहाज से वो इंपैक्ट है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। सबने राजनीतिक इक्का का बात कर दिया। जो इस समय बिहार का चौसर है, उसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने इक्के को बिछाने में लगे हैं। हालांकि किसका इक्का कितना सफल होगा, कौन सा सैनिक कहां से अच्छा खेलेगा, यह सब कुछ तो मतदान के बाद ही तय होगा। और उसके बाद ही यह भी तय होगा कि बिहार में अगले 5 साल तक कौन वजीर होगा। ऐसी ही तमाम राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।